जाति व्यवस्था को भारतीय समाज की एक विशेषताओं के रूप में देखा जा रहा है, लेकिन इस व्यवस्था ने समाज के समक्ष कई बेहद गंभीर प्रश्न भी खड़ा किए हैं और समाज को यह सोचने पर विवश किया है कि इस कुव्यवस्था से कैसे बाहर निकला जाए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम IIT जैसे बड़े संस्थानों में हो रहे जातिगत भेदभाव पर चर्चा करेंगे और इससे जुड़े तमाम पहलुओं को समझेंगे। जैसा कि आज हमारा टॉपिक भी है, IIT जैसे संस्थानों में जाति व्यवस्था की क्या स्थिति है। आखिर हम यह बात क्यों कर रहे हैं कि संस्थानों में जहां पर अध्ययन अध्यापन का कार्य होना चाहिए, खास करके जो IIT जैसे इंस्टीट्यूट हैं, इस देश के जो कहते हैं भारत का शान कहते हैं IITs को, वहाँ रिसर्च होना चाहिए, इनोवेशन होना चाहिए, लेकिन वहाँ कास्ट सिस्टम के वजह से छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यह क्या बात है, क्यों है, इस पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले समझिए कि आखिर यह मुद्दा सुर्खियों में कैसे आ गया है। अभी हुआ क्या है कि IIT बॉम्बे की एक घटना आई है। वहाँ पर 18 वर्षीय एक छात्र है जिसका नाम है दर्शन सोलंकी। उसने सुसाइड कर लिया है और वह छात्र जिस वर्ग से संबंधित है वह SC ST है, यानी कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वर्ग से संबंधित वह छात्र रहा है। अब जब इसने सुसाइड किया है, इससे पहले भी कई छात्र IITs में इस तरह के जो निम्न कास्ट के हैं माना जिन्हें जाता है, उन्होंने सुसाइड किया है। अब हालिया घटना जब यह आई है तो फिर से IIT बॉम्बे के जो स्थिति है, वहाँ का जो एक इन्वायरमेंट है उस इंस्टीट्यूशन का, उस पर फिर से एक प्रश्न चिन्ह लगता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ देखिए, द इंडियन एक्सप्रेस में एक पूरा बहुत बड़ा सा आर्टिकल आया है। उसमें इस पर डिटेल से बात किया गया है, हाउ कास्ट वर्क्स इन एन IIT, यानी कि जो हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हैं वहाँ पर कास्ट सिस्टम वर्क कैसे करता है। बहुत डिटेल से इस पूरे प्रोसेस को इस आर्टिकल में समझाया गया है। ठीक है, तो उसी पर हम बात करेंगे और समझेंगे कि इससे जुड़े हुए कानून क्या हैं, संवैधानिक प्रावधान क्या हैं और यह जो समस्याएं उभर कर के हमारे शैक्षणिक संस्थानों के समक्ष आ रही हैं, तो इससे निजात कैसे पाया जाए, कैसे हम उभर करके एक संवेदनशील समाज के तौर पर हम व्यवहार करें, हमारा संस्थान जो है वह इन चीज़ों से ऊपर उठे, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो नस्ल हो, लिंग हो, भाषा हो, क्षेत्र हो, इन सबों से ऊपर उठ करके वह काम अध्ययन अध्यापन का करे। देखिए, जो प्रमुख बिंदु हैं उस पर हम जरा बात कर लेते हैं। भारत के कुछ प्रमुख इंजीनियरिंग कॉलेजों के परिसरों में समावेशी स्थान बनाने के लिए कई उपायों के बावजूद जाति एक परेशान करने वाला मुद्दा बना हुआ है। दलित छात्र की मौत की परिस्थितियों, अभी जैसा मैंने कहा कि दलित छात्र ने सुसाइड किया है, उसके सुसाइड करने के बाद एक जांच कमेटी बना दी गई थी IIT बॉम्बे के द्वारा, जिसमें 12 सदस्यीय व्यक्ति थे। वह जांच समिति जो था 12 सदस्य थे। उस समिति ने जांच करने के बाद एक रिपोर्ट पेश किया, ठीक है, वहाँ के प्रशासन के समक्ष, और उस रिपोर्ट में कहा गया कि उस बालक पर, यानी कि वह जो छात्र था, उस पर जातिगत भेदभाव का कोई भी अंश नहीं पाया गया। ऐसा हमने नहीं देखा कि उस पर किसी ने जातिगत कमेंट किया था जिसके दबाव में आकर के उसने सुसाइड कर लिया। ठीक है, ऐसा कहा गया है उस समिति के द्वारा, यानी कि, और समिति ने एक तर्क और दिया कि उसके जो मार्कशीट हैं, उसका जो शैक्षणिक परफॉर्मेंस है, उसको देख करके लगता है कि वह छात्र इस दबाव को झेल नहीं पाया और इसके वजह से वह सुसाइड कर लिया। यह तो जांच समिति का रिपोर्ट कहता है, लेकिन उसके जो फादर हैं, यानी कि दर्शन सोलंकी के जो पिताजी हैं, वह इस जांच समिति के जो कंक्लूजन आया है उसको खारिज करते हुए नजर आ रहे हैं और उनका कहना है कि यह जांच समिति जो है वह निष्पक्ष नहीं है, वो पक्ष रख रही है IIT बॉम्बे का, वह सही से रिपोर्ट नहीं तैयार की है, क्योंकि उसमें उस बच्चे को ही सुसाइड का कारण बताया गया है, उसके प्रदर्शन का। तो वो कह रहे हैं कि मैं इससे पूरी तरह से असहमत हूँ और ये संस्थान जो है SC ST वर्ग के जो छात्र हैं उसको अच्छा माहौल देने में पूरी तरह से विफल रही है, यह कहना है उस छात्र के, सोलंकी के पिताजी का। अब चलिए, यह तो मुद्दा हो गया। अब इससे आगे बढ़कर के हम जरा देखते हैं कि यह जो कास्ट सिस्टम काम करता है IITs में, यह कैसे काम करता है। यहाँ IITs की चलिए घटना आई है तो ठीक है, लेकिन आप बाकी संस्थानों का भी यही हाल देखेंगे, उस पर हम आएंगे। देखिए,
क्या होता है कि आईआईटी जैसे संस्थानों में जब आप एडमिशन लेते हैं तो ऑल इंडिया रैंक तय होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है और उससे ऑल इंडिया रैंक तय होता है। उस रैंक के आधार पर आपको देश के विभिन्न जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है उसमें आपका नामांकन दर्ज कराया जाता है। अच्छा, उस रैंक में आपको ध्यान रखना है कि कास्ट बेस के आधार पर आरक्षण भी दिया जाता है। यह हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स के तहत दिया गया है। तो उस रैंक के आधार पर कुछ बातें तय होती है और वह रैंक कैसे पता कर लिया जाता है उस रैंक के आधार पर कि यह बालक जो है, यह अमुक छात्र जो है फलाने विशेष वर्ग से संभव है, यह समाज के जो दलित शोषित पिछड़े तबके हैं वहां से आ सकता है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट है जो न्यू एडमिशन लिया है आईआईटी बॉम्बे में। अब चूंकि घटना आईआईटी बॉम्बे की है तो वहीं की चर्चा कर लेते हैं। यानी कि फ्रेशर है, फर्स्ट सेमेस्टर में वहाँ एडमिशन लेकर के गया है। तो अमूमन क्या होता है कि जब भी आप इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे आपसे आपका रैंक पूछेंगे, आपके सीनियर पूछेंगे, आपका बैचमेट पूछेगा और सबसे अधिक जो कोई अगर आपका रैंक पूछेगा वो आपके प्रोफेसर होंगे। ध्यान रखना, आपके एचओडी होंगे। तो वो रैंक पूछेंगे कि अच्छा बताओ तुम्हारा जी में कितना रैंक था। अब मान लीजिए आपने उन्हें कहा कि मेरा रैंक जो था वह 8000 समथिंग था, ठीक है, मेरा रैंक जो था 8314 रैंक आया था मुझे जी एग्जाम में। अब ये कहेंगे कि भाई 8314 रैंक आया, रैंक तो काफ़ी पीछे है। ये अपने दिमाग में लगा रहे हैं, चाहे आपका सीनियर पूछ रहा है, आपका बैचमेट पूछा या प्रोफेसर पूछा है, और वो अपने दिमाग में लगा रहे हैं कि 8314 रैंक तो काफ़ी पीछे है। इसके बावजूद इसको देश का टॉप इंस्टीट्यूट कैसे मिल गया, यहाँ एडमिशन कैसे हो गया आईआईटी बॉम्बे में। तब वो दिमाग लगाएंगे, अच्छा इतना रैंक होने के बावजूद जो है यह आरक्षण कोटा से यहाँ तक पहुँचा है। ध्यान देना है, इससे इन्होंने अनुमान लगाया है इन लोगों ने कि यह आरक्षण कोटा से यहाँ तक पहुँचा है। अब आरक्षण कोटा में भी अंदाजा लगाएंगे वो। ध्यान रखिए, यदि रैंक और थोड़ा ठीक होता, समझते ओबीसी से है, लेकिन रैंक नीचे है तो वो समझेंगे कि यह जरूर जो है एससी एसटी कम्युनिटी से है। चूंकि इस कम्युनिटी में यहाँ रैंक होने के बावजूद भी, कम मार्क्स आने के बावजूद भी इसे बढ़िया कॉलेज मिल गया है, ऐसा वो अनुमान लगाएंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ आईआईटी जी की बात की गई है। आईआईटी जी के अलावा भी कई ऐसे तरीके होते हैं जिसके माध्यम से वहाँ पर आपको परेशान किया जा सकता है। अब यह अंदाज़ा लग गया बिना कुछ जाने हुए, सिर्फ रैंक के आधार पर यह अंदाज़ा लग गया कि यह छात्र जो है दलित समुदाय से है, पिछड़े समुदाय से है, शोषित वंचित समुदाय से है। अब जब यह जान जाएगा, इन्हीं आईआईटी कॉलेजेस में बहुत ही अच्छे परिवार के बच्चे पहुंचते हैं जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं, बचपन से ही एकदम हाई सोसाइटी में रहते हैं, बढ़िया उनको सामाजिक परिवेश मिला होता है। और वह बच्चा जब वहाँ पहुँचता है, और ये बच्चे भी समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति का बच्चा जब वहाँ पहुँचता है, तो यह बच्चा, यह जो स्टूडेंट है दलित समुदाय का, पिछड़े समुदाय का, उस सुप्रियर स्टूडेंट के पास जो सुप्रियर सोसाइटी से आया है उसके समक्ष उसे हीन भावना का आभास होता है, महसूस होता है, क्योंकि ये लोग जो अच्छे माहौल से पहुंचे हैं वह उसे छेड़ते भी हैं, रैगिंग भी करते हैं, तरह तरह से चिढ़ाते भी हैं। तो कहीं ना कहीं वह क्या होता है, मानसिक रूप से परेशान होते जाता है, मनोवैज्ञानिक रूप से ये समझ लेता है कि मेरा यहाँ रहना बहुत सही नहीं है, मैं इन लोगों के साथ बहुत सहज नहीं रह पा रहा हूँ। पिछड़ी पृष्ठभूमि के छात्रों की समस्याएं क्या होती है इसे समझ लीजिए। देखिए, संतुलन बनाने की समस्या होता है, यानी कि बैलेंस वो नहीं बना पाते हैं, बहुत अच्छे वो फ्रेंड जल्दी नहीं बना पाते हैं। फ्रेशर गया था, वहाँ के माहौल में नहीं घुल पाता है, संतुलन वह कई लेवल पे नहीं बना पाता है। यानी कि आपको मैं एक दो उदाहरण दूँ तो वह अपने ही बैचमेट के साथ संतुलन नहीं बना पाएगा। वह पिछड़े समुदाय से आया है, भाषा उसका कुछ और है, वह गाँव से गया है, सीधा आईआईटी बॉम्बे पहुँच गया, तो वह वहाँ संतुलन, वो प्रोफेसर के साथ बहुत अच्छा उसका संबंध नहीं बनेगा। जो हॉस्टल के मेस हैं, जो हॉस्टल का पूरा एनवायरनमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सभी लेवल पे उसे जाकर के परेशानी हो सकती है। अब यह देखना है, अधिकांश प्रथम वर्ष के छात्र अपने अंकों के साथ संघर्ष करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर बहुत दिलचस्प बातें कही गई है। यहाँ पर क्या होता है कि आप सभी जो भी आईआईटीज में जा रहे हैं या टॉप इंस्टीट्यूट में, जेएनयू में गए और कहीं बड़े इंस्टीट्यूट में गए, वहाँ जाके क्या होता है ना कि वो सभी बच्चे अपने गली मोहल्ले स्कूल शहर के टॉपर होते हैं। ठीक है, मान लीजिए जो केरल बोर्ड का टॉपर है, वह भी पहुंचा फर्स्ट रैंक वाला आईआईटी बॉम्बे।
जो बिहार बोर्ड का टॉपर है वह भी पहुंच गया, मान लेते हैं आईआईटी बॉम्बे ही पहुंच गया, ठीक है। और मान लेते हैं जो यूपी बोर्ड का है वह भी आईआईटी बॉम्बे पहुंच गया। सबको आईआईटी बॉम्बे पसंद आ रहा है, अच्छा इंस्टीट्यूट है भी, टॉप का इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पहुंचा जा रहा है सबके द्वारा। जो सीबीएसई का है वह भी पहुंच गया, वह भी पहुंच गया। कहाँ पे, यहाँ देख लीजिए टॉप 1 पे, साइड में वो प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अलग अलग बोर्ड से, और रैंक 1 ही क्यों, 2, 3, 4, टॉप 10 तक, टॉप 10 से 1 से लेके 10 तक जो भी आता है वो लगभग एक ही जैसा होता है, 1-2 मार्क्स का इधर होता है। तो ये सभी टॉपर महानुभाव अपने अपने गली से शहर मोहल्ले के शेर थे, टॉपर थे। लेकिन अब ये सभी टॉपर एक ही इंस्टीट्यूट में पहुंच गया है, आईआईटी बॉम्बे में। अब वहाँ जा करके तो कोई एक ही टॉप करेगा ना, समझ पा रहे हैं समस्या क्या है। तो वहाँ कोई एक टॉप किया और बाकी जितने वहाँ पहुँचे थे सभी जो है परेशानियों का सामना कर रहे हैं, सभी कुंठित हो रहे हैं। क्योंकि आज तक वो बचपन से लेके अपने पूरे 12 तक के एग्जाम में टॉपर हुआ करते थे, उनका उदाहरण दिया जाता था उनके समाज में, उनके परिवार में, और अचानक से आज क्या हुआ, उनका रैंक क्लास में 50वां आ रहा है, क्योंकि 49 ऊपर वाला टॉपर जो है वह जगह ले लिया उनका। यह समस्याएं होती है बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, ऐसा देखा जाता रहा है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए हमारा परिवार, हमारा समाज तैयार नहीं कर पाता है हमें। शिक्षक भी आते हैं क्लास में, कहते हैं कि तुम सबों को टॉप करना है। अब व्यवहारिक सी बात है कि टॉप तो कोई एक ही करेगा, क्लास में 50 बच्चे हैं तो कोई एक टॉप किया तो 49 तो उससे बाहर है। तो पूरे जो 49 हैं वो परेशान हो रहे हैं, कुंठित हो रहा है, परेशानियों का सामना कर रहा है, मनोवैज्ञानिक स्थिति से उसमें दबाव आ रहा है। तो यह चीज़ें देखा जाता है। उसके बाद जो अंग्रेजी में दक्षता की कमी होती है, यह तो समझ लीजिए भारत में एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बना हुआ है। आप में से अधिकांश तो लोग तो यूपीएससी में जो हिंदी माध्यम के जो छात्र रहे होंगे वह इस स्थिति को एडजस्ट समझ भी पाएंगे। अंग्रेजी में क्या होता है कि दक्ष यदि नहीं रहते हैं, आप पहुंच गए, मान लीजिए आप यूपी बिहार से हैं या केरला से हैं, कन्नड़ से हैं, तो वहाँ के स्थानीय भाषा में आपने पढ़ाई की, आपने तमिल बोर्ड से पढ़ाई की, तमिल बोर्ड में आपने पढ़ा, चूँकि आईआईटीज़ के एग्ज़ाम आपके तमिल में हो जाएगा, उस भाषा में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, हिंदी में मिलेगा, आप वहाँ से पास करके आईआईटी बॉम्बे पहुँच गए, आईआईटी दिल्ली पहुँच गए। अब वहाँ पर जो पूरी जो सिलेबस है वो इंग्लिश में है। तो अभी तक जो आपने पढ़ा था तमिल में, बंगाली में या हिंदी में, अब आपको कोई अचानक से इंग्लिश में सब कुछ मिला, तो अब इंग्लिश के साथ बहुत दक्ष नहीं है। लेकिन हमारे जो देश की, मैं तो इसे एक समस्या ही कहूँगा, सरकार इस पे देखे रहे, आप गृह मंत्रालय लगातार, गृह मंत्रालय में एक राजभाषा विभाग करके है, वह लगातार इस पर काम कर भी रही है कि जो नई शिक्षा नीति आप देखेंगे, सरकार की नई शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं में पढ़ाई हो, इस बात पर बहुत जोर दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश से परेशानी नहीं है, लेकिन इंग्लिश थोपा नहीं जाए किसी पर, उसे ज़बरदस्ती नहीं कहा जाए कि तुम्हें इंटरव्यू इंग्लिश में ही देना है। ज्ञान तो ज्ञान है। अब मान लीजिए आप एक इंजीनियर को, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, या मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियर को, आप कह रहे हैं कि इंग्लिश में तुम्हें इंटरव्यू देना है। अब वो बहुत अच्छा डिवाइसेस की जानकारी जानता है, वो कोडिंग बहुत अच्छा कर सकता है, पर वो अच्छा इंग्लिश बोल नहीं सकता। लेकिन इंटरव्यू में आपको फर्राटेदार इंग्लिश चाहिए, आपका कोडिंग तो, उसे कोडिंग बाद में आप देखते हैं। तो वह बच्चा क्या होता है, फिर परेशानी का सामना करता है। आपको उससे इंग्लिश का बुक नहीं लिखवाना था, नॉवेल नहीं लिखवाना था, कोडिंग करना था, तो कोडिंग में टेस्ट लेना चाहिए था। लेकिन यह समस्याएं, व्यवहारिक समस्याएं हमारे देश के उच्च संस्थानों में बना हुआ है। और जो छात्र ग्रामीण परिवेश से आते हैं, पिछड़े हुए परिवेश से आते हैं, वह सामाजिकरण में, चूंकि भाषाई आधार, देखिए मानिए ना मानिए, लेकिन ऐसा हो गया है समाज में कि इंग्लिश भाषा का जो अध्ययन अध्यापन लोग कर रहे हैं, वो समाज में निश्चित तौर पे उनकी स्थिति अच्छी है, शैक्षणिक आधार पे, आर्थिक आधार पे, सामाजिक स्तर पे, जातिगत आधार पर भी कह सकते हैं। तो उनके पेरेंट्स की अच्छी स्थिति है तो वो वहाँ तक पहुँच गए हैं, और इस वजह से अब उन बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक, अब चूंकि ये जो आर्टिकल है उसमें कई एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो एक एग्जाम्पल हमने आपके लिए रखा भी है। पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आप जानते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी का एक क्लास चल रहा था, आईआईटी बॉम्बे की बात की जा रही है, और एक स्टूडेंट अपना अनुभव साझा कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी की क्लास चल रही है और सभी बातें पढ़ाई जा रही है। वह स्टूडेंट जो है लास्ट तक समझ ही नहीं पा रहा था कि टॉपिक क्या है। सबसे पहले ये तो पता चल जाए हमें कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है। जब उसे बाद में पता चला कि चूंकि उसके प्रोफेसर जो थे ये सभी इंग्लिश में पढ़ा रहे थे, ठीक है, उसे बाद में पता चला कि इसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं।
जैसे ही उसके माइंड में स्थितिज ऊर्जा आया हिंदी में, वह पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सब कुछ समझ गया। क्यों? क्योंकि वो टॉपर तो था अपनी जगह का, वो पढ़ के आया था अच्छे से, लेकिन बस उसे इंग्लिश नहीं आ रही थी। अब वहाँ के प्रोफेसर इंग्लिश में पढ़ा रहे थे और इस वजह से वह जूझ रहा था और अपमानित महसूस कर रहा था। कई स्टूडेंट ने अपने इंटरव्यू में ऐसा कहा है कि वो वाइवा देने नहीं जाते हैं प्रोफेसर के सामने, बंक मार देते हैं। इस वजह से क्या होता है, उनको मार्क्स कम मिलता है। अब क्यों नहीं वाइवा देने जाते हैं या क्लास में प्रेजेंटेशन क्यों नहीं देते हैं? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज में लगातार प्रेजेंटेशन होता रहता है, असाइनमेंट का, प्रोजेक्ट का, तो वो नहीं देते हैं प्रेजेंटेशन, बसते हैं, चूँकि प्रेजेंटेशन वहाँ इंग्लिश में होता है। ठीक है, अब वो इंग्लिश अच्छे से बोल नहीं सकते, तो क्या होगा, वहाँ पर अपने साथियों के बीच वह अपमानित महसूस करेंगे, उनके अंदर हीन भावना आएगी। तो पीयर ग्रुप का जो प्रेशर होता है वो सबसे खतरनाक प्रेशर होता है। आप एथिक्स में इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो वह क्या करता है, उस अपमान से बचने के लिए क्लास ही नहीं जाता है, प्रेजेंटेशन देता ही नहीं है, और फिर लगातार वह पिछड़ता जाता है। फिर उसे डर होता है कि मेरे परिवार ने मुझसे बहुत अधिक अपेक्षाएं की थी, लेकिन मैं उनके उम्मीदों पर खड़ा नहीं उतर पा रहा हूँ। और फिर इस दबाव में ऐसे छात्र क्या करते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं, और यह स्थिति लगातार देखा जा रहा है। ग्रेड खराब और एकेडमिक परफॉर्मेंस की हमने बात की ही, आत्मविश्वास की कमी आती है, क्योंकि जब इस तरह की स्थिति आएगी, आप इंजीनियरिंग कॉलेज में देखेंगे, हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इस तरह की व्यवस्था थी कि मान लीजिए उसमें ये होता था कि सेमेस्टर में जिसको 70% मार्क्स आया हो, या किसी किसी में होता था कि 60% मार्क्स जिसको आया हो, तो वही बच्चा फलाने क्लब में ज्वाइन करेगा। इंजीनियरिंग कॉलेज वगैरह में बहुत सारे क्लब होते हैं, सोशल क्लब होता है, टेक्निकल क्लब होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आपके पास इतने परसेंटेज मार्क्स होने चाहिए, तभी फलाने क्लब में आप शामिल किए जाएंगे। अब जिनके पास उतने मार्क्स नहीं आ पाया है किसी वजह से, तो वह अपने आप को, उसे बहुत हीन भावना महसूस होता है, वह अपने बाकियों से खुद को वंचित महसूस करता है। तो यह सब परेशानी जो है एक व्यवहारिक परेशानी के रूप में आ रहा है, जिस पर बहुत विचार नहीं किया जा रहा है, जिस पर बहुत बारीकी से नहीं सोचा समझा जा रहा है। अब देखिए, इन मुद्दों पर संस्थानों की क्या प्रक्रियाएं हैं। देखिए, मैं अपना एक व्यवहारिक उदाहरण दूं तो मेरा नाम मनीष भारती है। जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पहुंचा था यहीं दिल्ली में, तो उस वक्त क्या हुआ कि मेरे से सब मुझे नाम पूछते थे, तो मैं बताता था कि मेरा नाम मनीष भारती है। आपको मैं एक व्यवहारिक उदाहरण देकर के बताता हूं कि जाति व्यवस्था काम कैसे करती है देश में। आप सबों ने कहीं ना कहीं जाति व्यवस्था से आप जूझे होंगे, या तो आपको अपनी जाति के वजह से अवैध लाभ मिला होगा, या आपको अपनी जाति के वजह से बेवजह अपमान का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन जातिगत स्थिति आपके समक्ष उत्पन्न आया होगा। तो जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचा यहाँ दिल्ली, बिहार से, वहाँ से आकर के, तो मुझसे इंजीनियरिंग कॉलेज में पूछते थे कि आपका नाम क्या है, तो मैं कहता था मनीष भारती, जो मेरा नाम है। अब बहुत लोग क्या होता था कि मेरे नाम में सरनेम नहीं है, भारती मेरा सरनेम नहीं है। मेरे पेरेंट्स जो थे वो भारती, चूँकि भारती माँ सरस्वती जो है विद्या की देवी, उनका एक नाम है, तो मेरे पेरेंट्स ने सरनेम अपना हटा करके भारती शब्द जोड़ दिया, ठीक है। और उनका ये मानना था कि जाति से तुम ना जाने जाओ, अपने कर्मों से जाने जाओ, ठीक। अब जब यहाँ मैं आया तो लोग पूछते थे आपका नाम, तो बताया मनीष भारती। अब सरनेम उनको नहीं पता होता था मेरा, तो वो मेरी कास्ट नहीं समझ पाते थे। और यह चीज़ मेरे सीनियर के साथ भी मैंने देखा, मेरे क्लासमेट के साथ देखा, मैंने अपने प्रोफेसर के साथ देखा, मैनेजमेंट के साथ देखा, कि वो मुझसे जानना चाहते थे कि मेरा सरनेम क्या है, ठीक है। तो मैं तो जब सरनेम नहीं बताता था, अपना नाम ऐसे बोलता था कि नहीं मेरा तो यही नाम है, तब उन्हें लगता था कि कैसे जाने कि किस कास्ट का है ये। तब उनके पास एक बड़ा अच्छा सा हथियार होता था, वो कहते थे कि फादर्स नेम क्या है आपका, ठीक है। वो पूछते थे कि आपके फादर्स का नाम क्या है, आप अपने पिता का नाम बताइए, ताकि उन्हें पूरा अंदाजा होता था कि पिता का नाम बताएगा उसमें तो सरनेम होगा ही, तो वहाँ से समझ जाएंगे कि इसका कास्ट क्या रहा था। पर मैं था थोड़ा सा बदमाश, शरारती प्रवृत्ति का, तो मैं क्या कहता था, अपना पापा का जो नाम था उसका आधा ही नाम बताता था, क्योंकि पापा के नाम में सरनेम है, तो मैं आधा नाम बताता था, तो वो उससे भी परेशान होते थे, ठीक है। मतलब किसी ना किसी, और ये मेरे साथ समस्या नहीं थी, हम जब बात करते थे अपने दोस्तों के बीच तो हमने महसूस किया सभी के साथ समस्या थी। तो एक लॉबी बन जाता है इंस्टीट्यूट में। आपने भी पढ़ते हुए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप खुद से पूछ के देखिए आपके आसपास ऐसी लॉबी बन गई होगी। इन्हीं चीज़ों से निजात कैसे पाया जाए, इस पर बात करने की ज़रूरत है।
इन्हीं चीज़ों को बात करने के लिए संस्थानों की क्या प्रतिक्रिया रही है, इसको समझ लेते हैं। इससे निपटने के लिए कुछ नियम कानून भी बनाए गए हैं, कुछ व्यवहारिक बातें की गई है, उस पर भी हम आएंगे। देखिए, आईआईटी संस्थानों द्वारा अपनी ओर से परिसरों को अधिक समावेशी बनाने के लिए, समावेशी एक ऐसी जगह जहां पर सभी जाति धर्म के लोग बहुत ही सहजता के साथ रह सके, तो समावेशी बनाने के लिए बहुत सारे उपाय किए गए हैं। जैसे उपाय में क्या है, छात्रों के जेई रैंक किसी भी आधिकारिक दस्तावेज या संचार में शामिल नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि आईआईटीज में जेई रैंक से ही डिफाइंड हो जाता है, उनके सरनेम से या रैंक से डिफाइंड हो जाता है कि यह कहाँ से आया है। तो जेई का जो रैंक है वो छुपा लिया जाए, गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ना दिखाया जाए, कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे ना दिखाया जाए। आईआईटी बॉम्बे ने जब उस पर यह आरोप लगा तो उसने पूरा एक जो है अपना बयान जारी किया उसके एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। उसे समझिए, संस्थान परिसर को यथासंभव समावेशी बनाने के लिए अधिक सावधानी बरती गई है। आईआईटी बॉम्बे में संकाय द्वारा, यानी कि जो डिपार्टमेंट है उसके द्वारा कहीं से भी जातिगत भेदभाव की बात नहीं की गई है। और वह कह रहा है कि एक बार जब प्रवेश हो जाने के बाद जाति की पहचान कभी भी किसी के सामने प्रकट नहीं की जाती। छात्रों के आईआईटी में प्रवेश के समय से ही हम भेदभाव के खिलाफ कड़ी चेतावनी देते हैं, जबकि कोई भी कदम 100% प्रभावी तो नहीं हो पाएगा, ऐसा आईआईटी बॉम्बे कह रही है अपने रिपोर्ट में। लेकिन व्यवहारिक रूप से आईआईटी बॉम्बे की ये बातें तो सत्य होती नहीं नजर आ रही है, क्योंकि लगातार सुसाइड हो रहे हैं। और सुसाइड दलित छात्र ही क्यों कर रहे हैं, एससी एसटी कम्युनिटी के छात्र ही सुसाइड क्यों कर रहे हैं, यह प्रश्न है ना। अगर मान लीजिए पढ़ाई का दबाव होगा, असाइनमेंट का दबाव होगा, प्रोजेक्ट का दबाव होगा, तो वह दबाव तो समान रूप से सभी छात्रों पे होना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो नहीं है। सेमेस्टर एग्जाम का दबाव और जो कुछ भी है सब का, प्लेसमेंट का दबाव फिर दलित छात्रों पे ही क्यों, फिर पिछड़े छात्रों पे क्यों। तो यह एक व्यवहारिक प्रश्न आता है, यह एक एडमिनिस्ट्रेशन के सामने यक्ष प्रश्न होता है, जिसका जवाब देना अभी आईआईटी बॉम्बे को बाकी है। कई संस्थानों के प्रशासन द्वारा परिसर में एससी एसटी छात्र सेल का गठन किया गया है, यानी कि इस वर्ग से संबंधित कोई छात्र हैं और उन्हें लगता है कि उन्हें किसी तरह से परेशान किया जा रहा है या उनके अंदर हीन भावना ही खुद में भी पीयर ग्रुप्स के साथ रहते हुए, तो उस सेल में जाकर के वो बातें कर सकते हैं। एक तरह से काउंसलिंग भी होता है यहाँ। दूसरी बात की आप शिकायत भी कर सकते हैं अगर किसी मामले में आपको परेशानी है तो। आईआईटी बॉम्बे द्वारा भी एके एजुकेशन समिति की सिफारिश के बाद एससी एसटी सेल का भी गठन किया गया, जिसे 2014 में बीटेक दलित छात्र अनिकेत अभोरे की आत्महत्या की मौत के बाद तैयार किया गया था। देखिए, फिर से मैं बता रहा हूँ कि आईआईटी बॉम्बे में इससे पहले भी सुसाइड हो चुका था, जो बीटेक का था, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी का। अनिकेत अम्भोरे, यह भी दलित समुदाय से ही आता था और इसने भी आत्महत्या की थी। इसके बाद ही प्रश्न बहुत गहरा हुआ और फिर तत्परता दिखाते हुए आईआईटी बॉम्बे ने एके सुरेश समिति का गठन किया था जांच के लिए। ठीक है, हालांकि छात्रों का कहना है कि ज़्यादातर उपाय जमीनी स्तर के नहीं हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि संस्थान का दावा तो है कि हम यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं, लेकिन जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि व्यवहार रूप में तो हम कहीं देख ही नहीं रहे हैं, हम इन चीज़ों का सामना कर रहे हैं लगातार। अनुसूचित जातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, इस पर जरा बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 15-14 को 4 को देखते हैं और अनुच्छेद 17 को देखते हैं। यह दोनों जो है फंडामेंटल राइट्स है हमारे संविधान का। जब भी इन चीज़ों की बात आए ना तो अच्छे से थोड़ा संविधान को ध्यान में रख लीजिए। संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स दिया गया है देश के सभी नागरिकों के लिए, और वहाँ पर कुछ विशेष नागरिकों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं। मतलब समावेशी विकास के लिए यह बहुत ज़रूरी हो जाता है। संसाधनों के बंटवारा होने में कहीं ना कहीं किसी न किसी ग्रुप के लोग जो हैं, समुदाय के लोग हैं, वह पिछड़ गए हैं। उन तबकों को किस तरह से एक इक्वल प्लेटफॉर्म दिए जाए, इसके लिए हमारा संविधान कुछ विशेष प्रावधान करता है उन समुदायों के लिए, और उस विशेष प्रावधान में एक आरक्षण भी है। तो आरक्षण के तहत अनुच्छेद 15(4) में पिछड़े वर्गों एससी सहित की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 छुआछूत की प्रथा को समाप्त करने की बात करता है, और यदि ऐसा करता है कोई तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 46। अब देखिए, यहाँ पर जब हम 15 और 17 आर्टिकल की बात कर रहे थे तो फंडामेंटल राइट था संविधान का भाग 3। अब अनुच्छेद 46 की जब बताए तो आपको तुरंत ध्यान देना चाहिए कि यह संविधान का क्या है, भाग 4 है, और यह क्या है, डीपीएसपी,
यानी कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत ये आता है। तो जब आप इन चीज़ों को पढ़े ना, आर्टिकल वगैरह, तो तुरंत से आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आ जानी चाहिए। और ये तभी होगा जब आप सिनॉप्सिस बनाएंगे अपनी पढ़े हुए चीज़ों को, लगातार आप रिवीजन करते रहेंगे, तो जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना सहज हो जाएंगे टॉपिक के साथ। अनुच्छेद 46 क्या कहता है? अनुसूचित जाति, जनजाति तथा समाज के कमजोर तबकों। अभी देखिए ईडब्ल्यूएस का जो चर्चा आया था, ईडब्ल्यूएस वर्गों को आरक्षण दिया गया था। आप में से बहुत सारे लोग इस ईडब्ल्यूएस वर्ग से आते भी होंगे, यानी कि जनरल कैटेगरी में जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं समाज में, उन्हें भी आरक्षण दिया गया। और कितना दिया गया था? 10%। ठीक है, 2019 में दिया गया था। 10% तक की आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो इन चीज़ों को जब पढ़े ना, तो ऐसे ध्यान रखना है इन चीज़ों को। शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया है। पंचायतों से संबंधित संविधान के भाग 9 और नगर पालिकाओं से संबंधित 9(1) में एससी तथा एसटी के सदस्यों को आरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 330 भी इस संबंध में कुछ बातें करता है और अनुच्छेद 330 कहता है कि जो भी अनुसूचित जाति के लोग होंगे, लोकसभा में सीटों के आधार पर उन्हें आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए उनके लिए कुछ सीट आरक्षित कर दिया जाएगा कि उन सीटों से उस विशेष समुदाय के व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 332 भी कुछ बातें करता है और वह राज्य विधानसभाओं के लिए बात करता है कि राज्य विधानसभाओं में सीटों को आरक्षित कर दिया जाए ताकि उस विशेष समुदाय के लोग ही वहां से चुनाव लड़ सकते हैं। अनुच्छेद 335 केंद्र और राज्यों की सार्वजनिक सेवाओं, यानी कि जिसको पॉपुलर वे में आप कहते हैं ना सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी और नियुक्तियों में जो सेवा है, नियुक्तियां है, और एससी एसटी के दामों पर विचार करने का प्रावधान करता है। ध्यान रखना है, इसके अलावा जो है प्रमोशन में भी रिजर्वेशन दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के भी कई जजमेंट हैं इसको लेकर के, तो उन चीज़ों को थोड़ा डिटेल से आप पढ़ लीजिएगा। जब ये बात चली है तो पूरा टॉपिक अपने स्तर से थोड़ा आप कवर कर लीजिएगा। अनुसूचित जातियों से संबंधित वैधानिक प्रावधान क्या है उसे आप देख लेते हैं। देखिए, संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950, ये मैं एक टॉपिक जो है 2-4 टॉपिक, चूंकि लेक्चर बड़ा हो जाएगा तो 2-4 टॉपिक आपको बता देता हूं। इस पर थोड़ा सा डिटेल्स आप देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा की जरूरत नहीं है। इन जो भी संवैधानिक जो कि ये वैधानिक प्रावधान है उसके लेकर के बात कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। ये अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 की बात की जा रही है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको सही से देखना है। इसको लेकर के बहुत विवाद भी आया था। इसको जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया था, वहाँ पर जांच की बातें आई थी, फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दिया, फिर पूरे देश में हंगामा हुआ, फिर ये हुआ वो हुआ, सारा चीज़ देख लीजिएगा इस टॉपिक पर। ठीक है, क्योंकि ये पुराना टॉपिक है और काफ़ी चर्चा में रहा है, इसीलिए कभी आएगा ये टॉपिक फिर चर्चा में तो इस पर पूरा लेक्चर ही कर देंगे। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2015, ठीक है, यही संशोधन अधिनियम है, तो थोड़ा सा डिटेल से इसको देख लेना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब एक प्रश्न आ गया, तो ये पूरा डिबेट आपने देख लिया कि जातिगत व्यवस्था पर हम बातें किया इसमें। अच्छा, जब प्रश्न आता है ना, तो यह जो पूरा टॉपिक है वह आपका किस किस टॉपिक से देखिएगा। इंडियन सोसाइटी एक टॉपिक है आपका, बल्कि एक सेगमेंट कहिए इंडियन सोसाइटी, या जो आपका जो जीएस का जो फर्स्ट पेपर है ना जनरल स्टडीज का, उसमें आपका एक पूरा एक खंड ही है इंडियन सोसाइटी का। ये जो 2 है इसमें एक खंड है आपका सोशल जस्टिस का। सोशल जस्टिस की बात जहां की जाएगी वहां पर, उसके बाद जो एक पेपर है आपका पूरी तरह से एथिक्स का, जो कि 4 है जीएस का, और उसके बाद जो यदि आप एस्से वगैरह लिखेंगे तो उसमें भी इसकी जरूरत पड़ेगी। यानी कि ये 4 सेगमेंट हैं, वहाँ पर इस टॉपिक का आपको लाभ मिलने वाला है। तो जब भी ये टॉपिक आए तो उसको बहुत हल्के में मत लीजिए कि चलो ये तो चलो ऐसे निकल जाएगा, नहीं। आफ्टर ऑल जो है मेंस का ही मार्क्स जुटता है, आफ्टर ऑल जो है मेंस के आधार पर ही रैंक डिसाइड होगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को अब जैसे मैंने कई फैक्ट बताएं तो वो सब प्रीलिम्स के हिसाब से आप तैयार कर लीजिए। और जो हम डिबेट किए जितने चीज़ें व्यवहारिक बातें हमने की, कई सारे एग्जाम्पल्स लिए, कई सारे आपको नए नए करंट अफेयर्स की बातें बताई, तो ये सब आप मेंस के हिसाब से और ऐसे राइटिंग के हिसाब से तैयार करते चलिए। क्योंकि ऐसा ना हो कि प्रीलिम्स पे ध्यान देते देते मेंस पूरा गायब हो जाए, तो ऐसा नहीं करना है, आंसर राइटिंग करते रहना है बीच बीच में। इसीलिए मैं क्या करता हूँ ना कि आपको मेंस का एक एक क्वेश्चन डलवाते रहता हूँ कि आपका प्रैक्टिस छूट ना जाए।
तो इससे आज का जो हमारा प्रश्न है वह मेंस के आधार पे है। और आपको क्या करना है कि आपको इसके लिए दे देता हूँ 250 शब्द। कमेंट बॉक्स में इसको लिख करके आप क्या इस पर सोचते हैं कमेंट बॉक्स में डालिएगा। प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान में मैं कीवर्ड बताता चलूंगा। भारतीय संविधान की बात की गई है, में किए गए कई प्रावधानों के बावजूद, यानी कि कई प्रावधान, तो क्या क्या प्रावधान किए गए हैं भारतीय संविधान के बावजूद भी अनुसूचित जाति जनजाति के सामाजिक स्तर में सुधार नहीं हो रहा है। कथन की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए, यानी कि क्रिटिकल एनालिसिस करना है इस कथन का। अब देखिए, क्रिटिकल एनालिसिस का क्या मतलब होता है कि आपको जो बातें करनी है ना वो पक्ष में भी करना है और इस मुद्दे के विपक्ष में भी अपने तर्क देने हैं, मतलब दोनों ही। आलोचना का मतलब कहीं से ये नहीं होता है कि निंदा करना है, ठीक है। कई बार ऐसी गलतियां कर लेते हैं हम लोग। जब भी क्रिटिकल एनालिसिस की बात की जाएगी दोनों पक्षों की बात रखिए, फिर कंक्लूजन, यानी कि आप क्या करना है, 250 शब्द है तो 50 शब्द इंट्रो में ले लीजिए, फिर मेन बॉडी को फ्रेम कीजिए और फिर कंक्लूजन तक पहुंचिए। मेन बॉडी में दोनों पक्ष को रखना है और संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, यानी कि जो कि फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है उसकी बातें कीजिए आप, जो कि DPSP में आर्टिकल 46 की बातें की गई है उसकी बातें कीजिए आप, जो भी संवैधानिक हो गया, फिर वैधानिक बातें जो हैं, जो कानून बनाया गया है पार्लियामेंट के द्वारा, वो सब चर्चा कीजिए। और फिर ये बताइए कि क्या सही में उन सब चीज़ होने के बाद सामाजिक स्तर में सुधार नहीं आया है, कहाँ कहाँ सुधार नहीं दिखता है वह बताइए, और सुधार दिखता है तो किन किन मुद्दों में दिखता है यह बताइए। फिर फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचिए कि देखिए सुधार है लेकिन जितनी वांछित अपेक्षाएं हमारी हैं हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं। तो उम्मीद की जा रही है कि ये जो चीज़ें हैं, संवैधानिक चीज़ें और वैधानिक चीज़ें, और समाज के व्यवहारिक स्तर पर जब परिवर्तन आएगा तो इस बात की पूरी संभावना है कि हमारी ये चीज़ें जो है सामाजिक स्तर में सुधार भी आ जाएगा। तो ऐसे करके पूरा आंसर जो है 250 शब्द में फॉर्मेट करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसे हम लोग देखेंगे भी, मतलब कमेंट बॉक्स में ही देख लेंगे। तो ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया, इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं। आपका भी कुछ अनुभव इस पर हो अपनी जातिगत बातों को लेकर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, क्योंकि एक स्वस्थ परंपरा का इससे यहाँ से डिबेट शुरू होता है। और जब हम सब इस पर खुल के बातें करते हैं तो इस तरह की चीज़ें जो एक तरह से हवा बन गया है वह फिर बाहर भी निकलता है, उसका भूत जो है ना वह बाहर आ जाता है। तो इस टॉपिक को यहीं रखते हैं, दूसरे वीडियो में फिर किसी दूसरे टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।